Good evening, students. Good evening to everyone. Today I will discuss about the next part of the chemical kinetics. Next part of the chemical kinetics, that is the order of reaction, calculation of order of reaction. तो इसके पहले वाले पार्ट में आपने देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपने देखा था कि ग्राफ की मदद से जो है हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर लेते हैं। तो नाउ द सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज द इनिशियल रेट लॉ मेथड। तो सेकेंड मेथड इज द इनिशियल रेट लॉ मेथड। ठीक है, समझ रहे हो इसको? तो इनिशियल रेट लॉ मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग जो है मान लीजिए कि 2 रिएक्टेंट्स हैं। सपोज कि आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। सपोज आपको दिया गया एक रिएक्शन 2NO2 प्लस F2 गिव्स आउट 2NO2F। ये है एक रिएक्शन और इसमें आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इसके लिए वो एक काइनेटिक डेटा दे देगा। काइनेटिक डेटा वही दे रहा है कि उसने कहा कि भाई ऐसा है, इसमें जो हमारा ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर और NO2 का जो हमारा पावर है उसको हम x मान लें, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। और F2 के पावर को हम F2 के मोलर कंसंट्रेशन पावर y मान लें और यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, मान लो मोल पर लीटर पर मिनट में। ओके, ये हमने ले लिया। तो अब हम रिएक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले एक्सपेरिमेंट में। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए हमने लिया इसको 0.5 मोल पर लीटर और इसको भी लिया 0.5 मोल पर लीटर, और उससे क्या हुआ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आया मान लो 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो हमने क्या किया, NO2 को भी 0.5 मोल पर लीटर लिया, F2 को भी 0.5 मोल पर लीटर लिया, दोनों को मिला के रिएक्शन स्टार्ट किया। स्पीड चेक किया तो उसकी स्पीड आ रही है 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। अब हम क्या करते हैं कि उसी रिएक्शन में सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम एक को कांस्टेंट कर देते हैं, एक को चेंज नहीं करते हैं, और एक का कंसंट्रेशन मान लो हमने डबल कर दिया। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन आपका 4 × 10⁻³ हो गया। तो यहाँ पर जो चेंज आया स्पीड में उसकी क्रेडिट किसको मिलेगी, दैट इज़ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ F2। दरअसल इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपने लकड़ी लिया और पेट्रोल लिया, लकड़ी पे पेट्रोल डाल के आपने जला दिया। तो लकड़ी और पेट्रोल दोनों साथ में जल रहे हैं एक स्पीड के साथ, लेकिन उसमें लकड़ी का क्या कंट्रीब्यूशन है और पेट्रोल का क्या कंट्रीब्यूशन है आपको नहीं पता है, क्योंकि दोनों साथ जल रहे हैं। तो ठीक है, जलने दीजिए। अब आप क्या करिए, आपने लकड़ी और पेट्रोल को एक साथ जला के उसकी स्पीड चेक कर ली। अब आप क्या करिए कि उसमें पेट्रोल मत डालिए। लकड़ी जितना पहले लिए थे, सपोज 1 kg लकड़ी आपने लिया था, तो 1 kg लकड़ी और डाल दो उसी में जो जल रहा है, तो स्पीड चेंज होगी, तेज़ी से जलने लगेगा। तो अब आप उस स्पीड को चेक कर लीजिए। तो अब जो स्पीड चेंज हुई उसकी क्रेडिट किसको मिलेगी, उसकी क्रेडिट मिलेगी किसको मिलेगी बताओ, उसकी क्रेडिट मिलेगी लकड़ी को। अब आप क्या करिए, थोड़ी देर बाद अब आप लकड़ी जो है उसको वही रहने दीजिए, उसमें पेट्रोल डाल दीजिए। मान लीजिए पहले आपने उसमें 200 ml पेट्रोल डाला था, अब फिर 200 ml डाल दीजिए। तो फिर आप देखेंगे सब कुछ तेज़ी से जलने लगेगा। तो अब जो स्पीड चेंज हुई वो उसकी क्रेडिट किसको मिलेगी, पेट्रोल को। तो मतलब एक बार कंबाइंड स्पीड निकाल लो, फिर उसके बाद एक को कांस्टेंट करके दूसरे को बढ़ाओ, स्पीड चेक करो, फिर दूसरे को कांस्टेंट करके पहले को बढ़ाओ और स्पीड चेक करो। तो इस तरह से आपको एक काइनेटिक डेटा मिल जाएगा। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, NO2 और फ्लोरीन दोनों को मिला के किया, तो स्पीड आई 2 × 10⁻³ अब हम इसको कांस्टेंट करके इसको हमने डबल किया, इसका कंसंट्रेशन फ्लोरीन का, तो ये स्पीड आ गई। अब अगले केस में क्या करते हैं कि हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, जो है हो गया, इसको अब डबल करते हैं। तो मान लो आ गया 8 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड।
पर मिनट। तो ये हमको मिल गया काइनेटिक डेटा। अब इसी काइनेटिक डेटा के आधार पे आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के। आप रेट कांस्टेंट भी निकालिए। मान लो एक क्वेश्चन है, सपोज ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में कई सारे दिए हुए हैं। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, इसी को हम लोग इनिशियल रेट लॉ मेथड कहते हैं। तो अगर मैं इसके पावर को x माना हूँ, फ्लोरीन के पावर को y माना हूँ, तो अगर x y के पावर में ही इसका रेट लॉ लिखूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, R = K NO2 का पावर x और F2 का पावर y, ये लिखेंगे। दिस इज द रेट लॉ या रेट इक्वेशन, अब अगर हमको x और y की वैल्यू मिल जाए तो हम इनका सम कर देंगे तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो हम k को कांस्टेंट है तो k को 1 मान लेते हैं, इसको 1 ले लो, और इस रिएक्शन को उल्टा लिख देते हैं। कैसे, NO2 का पावर x F2 का पावर y = R, इस टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, k को मैंने 1 मान के हटा दिया। अब इसी इक्वेशन पे आप इस डेटा को अप्लाई करिए, ये जो आपका आया इक्वेशन, इसी पर इस डेटा को अप्लाई करिए। तो डेटा को अप्लाई करते समय क्या करना है, 2 डेटा लेना है, मतलब 2 एक्सपेरिमेंट लेना है। तो आपको वो पेयर लेना है जिसमें एक वैल्यू कांस्टेंट रहे। जैसे हम इस पेयर को लेंगे तो ये कांस्टेंट मिलेगा, इस पेयर को लेंगे तो ये कांस्टेंट मिलेगा। जरूरी नहीं कि वो अगल बगल वाला ही हम डेटा को पेयर बनाएं। ये भी हो सकता है कि पहले का पेयर जो है 4th वाले डेटा से बने, मतलब जिसमें हमको ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें एक चेंज होता हो और एक कांस्टेंट होता हो। तो खैर यहाँ तो आपका आसानी से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 अपॉन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का डेटा अप्लाई करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का डेटा ये है, NO2 A हो गया, F2 A हो गया, R A हो गया। तो NO2 का डेटा यहाँ पे क्या बता रहा है, 0.5 का पावर x और 1 का पावर y = 4 × 10⁻³ राइट, अपॉन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का डेटा 0.5 का पावर x और 0.5 का पावर y = 2 × 10⁻³ अब ये 0.5 है तो ये क्या होगा, ये 0.5 है तो ये क्या होगा बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और जब इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, और 1 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, 2 का पावर y = 2। तो 2 का पावर अगर हम 1 कर दें तो बराबर हो जाएगा, तो y = क्या आ गया, 1। ये देखो, तो y की वैल्यू आपको मिल गई। फर्स्ट एक ऑर्डर है उसका, y का पावर 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप जो है सेकंड पे जाइए। अब यहाँ से आपने इस डेटा से y का पावर निकाल लिया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को लो तो ये कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 अपॉन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर देते हैं। तो 3 की डेटा देख लो, 1 1 8, तो 1 का पावर x 1 का पावर y = 8 × 10⁻³ अपॉन यहाँ 0.5 है, यहाँ 1 है, तो 0.5 का पावर x 1 का पावर y = 4 × 10⁻³ राइट, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 0.5 1 है तो 2 आ जाएगा, और ये भी 4 ये भी 2 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 2 का पावर x = क्या आ गया, 2। तो 2 का पावर 1 कर दें तो हमारे पास x = क्या आ गया, 1 आ गया। अब देख रहे हो तुम्हारे पास x का वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आपका मालूम हो गया। तो अब अगर हम x + y कर दें, मतलब पावर का सम कर दें,
तो मतलब 1 + 1 = 2, तो इसका मतलब यह हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपने पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? अब इसमें लेकिन एक चीज़ और कहा है कि आल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। देख रहे हो क्वेश्चन में कहा है कि आल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट अब आप क्या करिए कि x और y का जो पावर आपको मिला है यहाँ पर, इस पावर को रख करके अब सही सही रेट इक्वेशन बना लीजिए। तो x और y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर r = क्या आ जाएगा, k NO2 का पावर 1 और F2 का पावर भी 1। अब आपको ये एग्जैक्ट जो इस क्वेश्चन के हिसाब से रेट लॉ या रेट इक्वेशन बनना चाहिए वो आपको मिल गया। ठीक है, तो जब वो मिल गया तो अब यहाँ से आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से। तो K = R/, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ F2 का पावर 1। अब आप क्या करिए, आपके पास 3 एक्सपेरिमेंटल डेटा है, कोई भी एक सेट ऑफ डेटा आप ले लीजिए। मतलब 1 लेंगे तो सारा ए लीजिए, 2 लेते हैं तो फिर सारा ए डेटा लीजिए, 3 लेते हैं तो सारा ए डेटा लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि एक इससे एक इससे एक इससे, ऐसा नहीं करना है। कोई भी आप एक डेटा ले लीजिए, क्योंकि रेट कांस्टेंट है, हर डेटा से आंसर एक ही आएगा, कोई भी आप ले सकते हैं। तो चलो मान लीजिए मैं पहला ले लेता हूं। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 × 10⁻³ अपॉन 0.5 का पावर 1, और 1 चाहे तो ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, 0.5 का पावर 1 ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर, चूंकि सेकंड ऑर्डर का है तो फिर इसकी यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, पर टाइम, मतलब पर मिनट, पर डे, पर ईयर, पर आवर ऐसे। और सेकंड ऑर्डर क्या होती है, लीटर पर मोल पर टाइम, मतलब ये हो गया आपका लीटर पर मोल पर मिनट, क्योंकि टाइम यूनिट यहाँ टाइम का किस में दिया है, मिनट में हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मिनट लिखा है देखो ये, तो इसलिए आपको यहाँ पे पर मिनट लिखना पड़ेगा, लीटर पर मोल पर मिनट। ये जो आएगा यही आपका आंसर है, और इसी को हम लोग जो है इनिशियल रेट लॉ मेथड कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके जो NCERT बुक में एक्सरसाइज में इस तरह के 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में है और 1-2 क्वेश्चन इन टेक्स्ट में, मतलब कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन आपको इस मेथड पर मिलेंगे। और इससे आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, प्री बोर्ड, बोर्ड और कंपटीशन में भी आता है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। समझ में आ गया सबको? तो दिस इज़ द सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड पर, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल रेट लॉ मेथड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंटीग्रल रेट लॉ मेथड। इंटीग्रल रेट लॉ मेथड, इंटीग्रल रेट लॉ मेथड जो है ये, इसका पहले आप इम्पॉर्टेंस क्या है वो आप समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस पे से कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कई तरह के, मतलब समझ लो 20 तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। और आपका कोई भी एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री होगा और काइनेटिक्स होगा तो उस पर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE मेन हो, या आपका बोर्ड हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर उसमें केमिकल काइनेटिक्स है सिलेबस में तो जान लो इससे क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। तो आप इसका पहले इम्पॉर्टेंस समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रल रेट लॉ मेथड, इंटीग्रल रेट लॉ मेथड। तो इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि इस मेथड से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं करते, इस मेथड से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रूव करते हैं। तो मतलब टू प्रूव, पहला इंपॉर्टेंस है इसका कि टू प्रूव अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टू प्रूव अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला। सेकंड, इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टू कैलकुलेट
to calculate time for a particular percentage completion of the reaction, मतलब कि आप ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में ये रिएक्शन कितना % पूरा हुआ, या हम ये पता कर सकते हैं कि 20%, 30%, 40% या 60% या 70% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो ये आपको बता देगा कि एक पर्टिकुलर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में कितना समय लगता है। तीसरा ये बता देता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट मतलब अनरिएक्टेड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ द रिएक्शन के सर्टेन टाइम के बाद जो रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन आपका प्रोसीड हो रहा है, उसमें सर्टेन टाइम बीत जाने के बाद आपका कितना रिएक्टेंट का अमाउंट बचा हुआ है। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। तो हम कहते हैं बताओ 20 मिनट बाद आपका कितना रिएक्टेंट बचा है, या हम आपसे पूछ लेंगे अच्छा बताओ 30 मिनट बाद आपका कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो आप जो है इंटीग्रल रेट लॉ मेथड से बता सकते हैं। फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड मतलब 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि कोई रिएक्शन आपका 50% कंप्लीट होने में कितना समय लेता है, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो हम इंटीग्रल रेट लॉ मेथड से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कार्बन डेटिंग जिसमें हम लोग एज ऑफ फॉसिल्स पता करते हैं, वो भी इसी मेथड से सॉल्व होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो होती है, याद रखो, वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होती है। रेडियो एक्टिविटी मतलब एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। हालांकि केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, लेकिन ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये कुछ मैंने आपको इसका इम्पोर्टेंस बताया। तो इससे अब आप समझ सकते हैं कि यह हमारा कितना इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रल रेट लॉ मेथड। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमको जो है इंटीग्रल रेट लॉ मेथड केवल फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का ही पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का। ऐसे तो इंटीग्रल रेट लॉ मेथड आपका जो है हर ऑर्डर के लिए होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सब के लिए होता है। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए केवल, और यही आपके सिलेबस में भी है, इसी पे आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी आता है और इसी पे आपके कंपटीशन भी आते हैं। मतलब चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड हो, आपके लेवल पे जितने भी कंपटीशन है या बोर्ड है, उसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पर ही क्वेश्चन करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं तो इंटीग्रल रेट लॉ हर ऑर्डर के लिए होता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सब के लिए होता है, लेकिन आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले इसमें यही डिस्कस करेंगे, दैट इज द इंटीग्रल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग पहले जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ क्या होता है उसको हमें सबसे पहले जानना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे सामने कोई एक रिएक्शन हो रहा है, ए से आप बी पे जा रहे हो, ओके। तो अगर हम आपसे कहें कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने कहा ना कि इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला नहीं जाता, इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रूव किया जाता है कि हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का है, अब आप प्रूव करके बताइए कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर का है।
तो अगर ए है तो हम अगर इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखें ए का, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, बोलो, माइनस डी ए बाई डी टी, यही होगा। दिस इज इक्वेशन 1। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसका रेट ला क्या होगा, आर इज इक्वल टू के ए का पावर 1, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हो? तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो आर इज इक्वल टू के ए का पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, मतलब माइनस का मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि ये जो है डिसअपीयर होगा, बी अपीयर होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके इक्वल होगा, मतलब इक्वेशन 1 जो होगा वो इक्वेशन 2 के इक्वल होगा, मतलब ये टर्म इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम आगे डिराइव करते हैं। इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ। ले लो 1 2 3 4 5। ओके, तो चलो उसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इसको हम हटाते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या आता है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या आता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे, फिर जीरो ऑर्डर का देखेंगे, फिर इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे कि कैसे कैसे इसमें कितने तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत ही वैरायटी के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल है, मतलब हमारा जो माइनस डी ए बाई डी टी है दैट इज इक्वल टू किसके है, के ए के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। पावर 1 है तो हम 1 नहीं लिख रहे हैं, आप उसको समझ जाइए। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना है तो ए को इधर हम लाते हैं, तो माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ये कर दें। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं एल एन के टर्म में। तो एल एन के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एल एन इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग ए होता है एल एन। तो इसके टर्म में हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये आया आपका इक्वेशन, दिस इक्वेशन। मान लो आपका इक्वेशन ये थर्ड है। सी क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी, राइट। ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समझ रहे हो। तो अब हमको वैल्यू ऑफ सी निकालना है। सी की वैल्यू कैसे निकालें बताओ। जैसे मान लो आपका रिएक्शन ए से बी पे जा रहा है, ओके, टाइम अभी 0 है, तो मान लो ये 10 मोल पर लीटर है ए, और ये अभी कुछ नहीं है। जब 10 मिनट समय बीत गया तो मान लो ये 2 मोल पर लीटर बन गया प्रोडक्ट, तो यहाँ क्या बचा, 8 मोल पर लीटर, राइट। तो टाइम 0 पर जो आपका रिएक्टेंट है ए, जो लेके आप चले हैं, इसको हम लोग लिखते हैं A0। A0 का मतलब हुआ कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए व्हेन टाइम इज 0, मतलब दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A0। और यहाँ पर ए क्या बचा, 2 मोल इसमें से निकल गया, तो ये जो 8 बचा इसको ए से डिनोट करेंगे, ए। तो A0 क्या हो गया, A0 है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब चाहे इसको A0 से डिनोट करो या तुम्हारे एनसीईआरटी में R0 से डिनोट किया है, R इसलिए ले लिया क्योंकि वो रिएक्टेंट है, तो आप उससे भी कर सकते हो जो तुम्हें आसान लगे। और A क्या है, A आपका है रिमेनिंग, ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो इसको AT भी लिख सकते हैं, तो लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, उसका T अंडरस्टूड है। पहला जब A0 हो गया तो बाकी सारे रिमेनिंग ही होंगे। अब मान लो फिर 20 मिनट बीत गया, ये 4 बन गया, ये 6 बचा, तो वो भी रिमेनिंग ही होगा। तो मतलब इनिशियल A0 1 होता है क्योंकि वो टाइम 0 पर रहेगा। उसके बाद हर टाइम पर जो रिएक्टेंट बचा वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, कैपिटल ब्रैकेट ए लिखेंगे, जिसका मतलब होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल 1 होगा, रिमेनिंग बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग टाइम पर, ओके। तो ये अब सिंबल पे मत जाओ, सिंबल अब R0 लिखो, R लिखो, N0 लिखो, N लिखो, X0 लिखो, X लिखो, Y0 लिखो, Y लिखो, दैट इज अप टू यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ जो टाइम है, ये देखो ये टाइम, अगर इस टाइम को मैं 0 कर दूँ
तो जो हमारा यहाँ ए दिख रहा है मतलब ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ए जो हमारा है ये क्या बन जाएगा, A0। क्या बन जाएगा ये हमारा A0। कब, जब हम टाइम को यहाँ 0 कर देंगे तो A0 हो जाएगा। तो अब आपका जो इक्वेशन 3 है, नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, इसके टर्म में बनाओगे तो क्या बनेगा, -ln A0 कब, व्हेन k इंटू 0, क्योंकि टाइम आपने 0 ले लिया, प्लस c। तो ये टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो c की वैल्यू आ गई क्या, -ln A0। ये आपके c की वैल्यू आ गई। ओके, अब ये जो c की वैल्यू आई, समझ में आया सबको। टाइम को जब आप 0 कर देंगे तो आपका जो रिमेनिंग है वो इनिशियल बन जाएगा। जब आप टाइम को 10 मिनट से 0 पे चले जाएंगे तो आपका रिमेनिंग इनिशियल पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस बात को यहाँ पर जब आप रख दोगे तो नाउ c की वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखो, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। तो अब रख दो तो क्या बनेगा, -ln A इज इक्वल टू KT -ln A0। ये आ गया। अब इसको इधर लाएं तो ln A0 -ln A इज इक्वल टू क्या हो गया, KT। ठीक है, समझ में आए। ये आपका आ गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ln के टर्म में ln A0/A इज इक्वल टू KT। ठीक है, अब ln इक्वल टू दिस होता है 2.303 log। तो यहाँ पे हम चाहें तो ln को हटा के लिख सकते हैं 2.303 log A0/A इज इक्वल टू KT। तो K इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, 2.303/T log A0/A। ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन रेट लॉ इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन रेट लॉ इक्वेशन। अब तुम्हारे बुक में यहाँ R0/R लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। R0/R लिखो, N0/A लिखो, A0/A लिखो, B0/B लिखो, दैट इज अप टू यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि A0 क्या है, A क्या है, T क्या है, K क्या है। तो अगर मैं इस चीज़ को इलेबरेट करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, K की जगह पे K क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या है, 2.303 बाई टाइम है। फिर क्या है, लॉग A0 क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, प्रोडक्ट नहीं लेना है, रिएक्टेंट ओनली अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर प्रोडक्ट दिया भी है तो तुमको उस प्रोडक्ट की मदद से रिएक्टेंट की वैल्यू निकालना होगा, और वो निकल जाता है आराम से। रिएक्टेंट पता हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रोडक्ट दिया हो तो उससे भी हम लोग रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। अब देखो ये आपका आ गया, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, यही है आपका, दिस इज द फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज द इंटीग्रल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये है आपका। तो इसमें आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, बाकी सिंबल तो आप A0 लिखो, R0 लिखो, दैट इज अप टू यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट लॉ इक्वेशन। अब मान लो कि जो तुमने रिएक्शन लिया है A से B पे आप जा रहे हो, ओके। जब टाइम आपका 0 है तो मान लो आपका यहाँ पे 10 मोल पर लीटर है, तो सपोज करो ये A है इनिशियल, और यहाँ प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है। 10 मिनट के बाद मान लो ये 2 मोल पर लीटर बन गया, तो जो प्रोडक्ट आया उसको हम x मान लें। तो यहाँ 8 मोल पर लीटर बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A-x नहीं लिख सकते, A-x रिमेनिंग आ गया। तो इसके आधार पे भी हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं, K इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल, यहाँ क्या माने हो A, और रिमेनिंग क्या है A-x। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ x क्या है आपका प्रोडक्ट है, x क्या है प्रोडक्ट है, और A-x क्या है रिमेनिंग है, A क्या है इनिशियल है। तो वही बात है, मतलब इसको मैंने इसलिए बताया, कहीं पर आपको ऐसे इक्वेशन मिले
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है वो, बस थोड़ा सा उसने उसको घुमा के लिख दिया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या होता है। अब हम यहीं पर जान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे। तो समझो, मान लो आप रिएक्शन ए से बी पे जा रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है। तो जब टाइम 0 है तो मान लो तुम यहाँ 10 मोल पर लीटर लेके चले, तो उस समय ये क्या कहलाएगा, A0 इनिशियल, यहाँ प्रोडक्ट कुछ नहीं है। अब ये 10 मोल एक सर्टेन टाइम बाद 5 मोल पर लीटर प्रोडक्ट में बदल गया, तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचा, 5 मोल पर लीटर, जिसको तुम क्या कहते हो, रिमेनिंग कहते हो। तो देख रहे हो इनिशियल अमाउंट आधा रह गया। तो जितने समय में इनिशियल अमाउंट आधा रह जाए, या जितने समय में आपका रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट में बदल जाए, या जितने समय में आपका रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, उस टाइम को हम लोग टी हाफ कहते हैं, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर हम चाहें, जब हमारा A0 10 है तो ए आपने 5 लिखा है, तो हम A बराबर यहाँ पर A0/2 नहीं लिख सकते, मतलब A0/2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। समझ रहे हो बात। इसको इसलिए मैंने किया क्योंकि हम आगे इसको डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकलेगा, अब आप समझिए इसको। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड आराम से अब निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आप इसको समझिए, जैसे देखो, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या था, इस इक्वेशन पे आ जाओ। k = 2.303, अगर यहाँ मैं टी हाफ लिख दूँ A, तो A0 तो रहेगा ही इनिशियल, लेकिन रिमेनिंग जो A है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A0/2 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 10 क्या हो गया, 5 हो गया। तो हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग टी हाफ से या T0.5 से डिनोट करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, द टाइम इन विच a reaction is 50% completed. The time in which a reaction is 50% completed is called T half या half life period. या the time in which initial concentration becomes half of its initial value. The concentration of reactant becomes half of its initial value. That time is also called half life period. मतलब वो समझने की आपकी बात है। कुल मिला के जितने समय में आपका जो रिएक्टेंट है आधा रह जाए, आधा बच जाए, आधा रिएक्शन पूरा हो जाए, उन सब को हम लोग कह सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ पर आपका हाफ लाइफ पीरियड आ गया। तो अब इसी के आधार पर रखो, तो k = क्या लिखेंगे, 2.303/T हाफ लाइफ पीरियड। लॉग इनिशियल क्या था, A0, और रिमेनिंग, यहाँ रिमेनिंग हमने, यहाँ देखो रिमेनिंग हमने क्या लिया, A = A0/2, क्योंकि ये 10 से 5 हो गया, तो A0 10 था, तो फिर A क्या होगा, A0/2। समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, A0/2। तो क्या हो जाएगा, k = 2.303/T हाफ log 2, ये हो गया। अब k = 2.303/T हाफ, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0.693/T हाफ। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल इक्वेशन। या हमें भी लिख सकते हैं T हाफ = 0.693/K। ये देखो, ये आ गया आपका इक्वेशन। तो अगर हाफ लाइफ पीरियड पता हो तो रेट कांस्टेंट पता लग जाएगा, और रेट कांस्टेंट पता हो तो हाफ लाइफ पीरियड पता लग जाएगा। तो ये है रिलेशनशिप। अब यहाँ पर ये आपका किसके लिए है, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 नहीं आया है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारा टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर हम एक ग्राफ खींचें कि हमारा मान लो टी हाफ है, और यहाँ पर मान लो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 है, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। मतलब आप
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी लें, 0 है, 1 मोल है, 2 मोल है, 4 मोल है, 8 मोल है, 10 मोल है, कुछ भी है मोल पर लीटर या जो भी है, उसका हाफ लाइफ वही रहेगा। तो ये ग्राफ जो दिखा रहा है किसके लिए है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल अमाउंट के इंडिपेंडेंट होता है। देखो इस इक्वेशन में कहीं पर भी A0 नहीं आया है। तो यही कारण है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो जल्दी से कभी भी कह सकते हो डिस्ट्रॉय पूरी तरह से नहीं हो पाते, क्योंकि हर बार आधा होने में उनको, जैसे मान लीजिए कार्बन 14 हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, 1 ग्राम कार्बन 14 को हाफ ग्राम होने में 5730 साल लगता है लगभग। तो अब वो हाफ ग्राम होने में 5730 साल लिया, फिर अगला हाफ होने में, मतलब हाफ का हाफ होने में फिर उतना समय लेगा, फिर उसका हाफ का हाफ होने में फिर उतना समय लगेगा, फिर उसके हाफ का हाफ होने में फिर उतना समय लगेगा। मतलब हर बार आपको 5730 साल लेना है हाफ होने में। तो मतलब चाहे आपका 1 ग्राम हो तो आधा ग्राम होने में 5730 लग रहा है, तो फिर आधे ग्राम का फिर आधा होने में मतलब 1/4 होने में फिर 5730 साल लेगा, फिर 1/4 का हाफ होने मतलब 1/8 होने में फिर 5730 साल लेगा, फिर 1/16 होने में फिर 5730 साल लेगा, फिर 1/32 होने में फिर 5730 साल लेगा। ऐसे सोचो कितना 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 समय बीत जाएगा। तो यही कारण है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो जल्दी से नष्ट नहीं होते, उनको नष्ट होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, उसको मैंने 3 तरह से दिखाया। और फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन का ये हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला होता है, और ये बताता है कि फर्स्ट ऑर्डर में आपका इनिशियल अमाउंट चाहे जो भी हो वह हमेशा उतना ही समय लेगा, मतलब उसका टी हाफ जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये मैंने आपको बताया आज कि फर्स्ट ऑर्डर का। अब इसके बाद मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलता हूँ जीरो ऑर्डर का बता देता हूँ इंटीग्रल इक्वेशन और हाफ लाइफ, फिर हम लोग इस पे लगाएंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। हाँ, एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डेरिवेशन नहीं आएगा, ये डेरिवेशन नहीं आएगा कि कैसे आया। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल इक्वेशन ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और टी हाफ में इनका क्या मतलब है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और जब फार्मूला आपको याद रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला इंटीग्रल इक्वेशन क्या है ये पता हो, टी हाफ का फार्मूला क्या होता है ये पता हो, तो आप फिर न्यूमेरिकल लगा लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर उसको अप्लाई ही करना होता है। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर का रेटला क्या बनेगा। ओके, तो जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग देख लेते हैं, फिर आराम से इस पे आगे बढ़ते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। तो चलो देखते हैं जीरो ऑर्डर का। तो इंटीग्रल रेट इक्वेशन, इंटीग्रल रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? वह रिएक्शन जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वह कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग जो है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी पे जा रहा है, राइट, और हमने बता दिया भाई कि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखिए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट ए इक्वल टू क्या होगा? माइनस dA/dt। हाँ या ना? सही है, दिस इज इक्वेशन 1। और ये जीरो ऑर्डर का है तो इसका रेट ला क्या होगा? R इक्वल टू के ए का पावर 0। तो ए का पावर 0 होगा तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये इनको इक्वेट करते हैं। ओके, इनको इक्वेट कर दीजिए। तो मतलब माइनस dA/dt इक्वल टू क्या आ गया? K। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस dA इज इक्वल टू K इंटू dt, ये करेंगे। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो अब यहाँ पे ln नहीं आ पाएगा,
तो यह आएगा सीधे माइनस ए इक्वल टू के टी प्लस सी। ये आपका आ गया इक्वेशन 3, राइट, इक्वेशन 3 आ गया। अब यहाँ पे भी सी की वैल्यू वैसे ही निकलेगी जैसे आप पीछे निकाले थे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी क्या है हमारा, वही जैसे पहले था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू आप निकालिए, तो वैल्यू आप सी आप जैसे पहले निकाले थे बिल्कुल वही वैसे ही सेम आएगा। तो सी की वैल्यू क्या आई थी उसको आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहीं से निकाल लेते हैं सी की वैल्यू आप सी निकालिए। तो जब टाइम आप ज़ीरो कर देंगे, व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो, तो जो ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन दैट बिकम्स इनिशियल। सही है ना, रिमेनिंग क्या बन जाता है, इनिशियल बन जाता है। जब आप टाइम को ज़ीरो कर देंगे तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है कि सर्टेन टाइम बीत चुका है, तो हम कह दें नहीं वापस जाओ तुम ज़ीरो टाइम पे, तो फिर जो बीत चुका है वो भी वापस जाएगा, मतलब इनिशियल पर, समझे। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखिए, पुट इन इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए ज़ीरो इज इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए ज़ीरो, इनिशियल ए आ गया। अब आपको इस वैल्यू को उठा के फिर से इक्वेशन 3 में रख दीजिए। पुट इन इक्वेशन 3 अगेन, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए ज़ीरो। तो ए ज़ीरो इधर लाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, ए ज़ीरो माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ज़ीरो माइनस ए अपान टी टाइम। यही है आपका जीरो ऑर्डर का इंटीग्रल इक्वेशन, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रल इक्वेशन आ गया। तो वहाँ पे देखो कैसा था इक्वेशन, ऐसा था फर्स्ट ऑर्डर का, ये था फर्स्ट ऑर्डर का, ऐसा था 2.33 अपान टी लॉग ए ज़ीरो बाई ए, ऐसा करके था ना। और यहाँ देख रहे हो कुछ लॉग वॉग नहीं है, ए ज़ीरो माइनस ए अपान टी। ए ज़ीरो क्या है, वही जो आप पढ़े हैं, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट नहीं लेना है, हाँ, रिएक्टेंट ओनली। और ए क्या है, दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। अब तुम्हारे बुक में आर ज़ीरो माइनस आर अपान टी लिखा है, तो भैया फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिंबल के पचड़े मत फंसिए, सिंबल आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर का, टी जान ही रहे हो दैट इज द टाइम, और के जान ही रहे हो दैट इज द रेट कांस्टेंट। तो टाइम की यूनिट आपको तब बदलनी है जब वो कहे, अदरवाइज जो टाइम दिया है, चाहे वो मिनट हो, आवर हो, सेकेंड हो, डे हो, सेंचुरी हो, मिलेनियम हो, जिसमें भी दिया है उसी में आप कैलकुलेट करिए। अब अगर हम इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालें तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। तो इसका जब आप निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो के इक्वल टू मतलब हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, इसका फार्मूला बनाइए। तो आपने अभी देखा था पीछे, क्या देखा था कि ए ज़ीरो अगर ए है तो रिमेनिंग क्या हो जाता है, ए ज़ीरो बाई टू, हाफ हो जाता है ना जितने समय में। तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, तो के इक्वल टू क्या होगा, ए ज़ीरो माइनस ए ज़ीरो बाई हाफ, समझ रहे हो मेरी बात, अपान टी हाफ, ये आ गया। तब इसको सॉल्व कर लो, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ए ज़ीरो बाई टू इंटू टी हाफ, ये आ गया, ये फार्मूला आ गया, दिस वन। या टी हाफ इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू निकालोगे तो ए ज़ीरो अपान टू के, ये आ गया, दिस वन। तो ए है आपका किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ का फार्मूला। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ टी हाफ में ए ज़ीरो कहीं नहीं है, और यहाँ टी हाफ ए ज़ीरो के डायरेक्टली है। तो समझ लो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर इस तरह का ग्राफ है तो बता रहा है कि भैया तुम चाहे जो ए ज़ीरो लो, टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि तुम्हारा टी हाफ ए ज़ीरो पर, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। मतलब कि आप जो है, यहाँ देखो, यहाँ कहीं पर भी ए ज़ीरो नहीं है, मतलब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हाफ लाइफ उतना ही रहेगा। यहाँ दिखा रहा है कि डायरेक्टली है। तो सोचो क्या ग्राफ बनना चाहिए, छोटा सा बनाए,
मिनी ग्राफ बनाए, समझ जाओगे ना। चलो, क्योंकि मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूँ इसको। ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो ये है आपका, यहाँ पे मान लो हम इस एक्सिस पे ले लें टी हाफ और यहाँ पर ले लें इनिशियल, तो आपका ऐसा ग्राफ आएगा। देखो, मतलब कि अगर आप A0 बढ़ाएंगे तो टी हाफ भी बढ़ेगा। तो ये देख रहे हैं ग्राफ, ये टी हाफ है, समझ रहे हो ना। टी हाफ, टी मतलब T1.5, जैसे यहाँ लिखते हैं ऐसे T1.5, T1/2 और A0 इनिशियल। तो यहाँ देख रहे हो ये डायरेक्टली है, मतलब आपका अगर रिएक्टेंट 1 ग्राम है और हाफ लाइफ पीरियड मान लो 10 मिनट है, तो अगर रिएक्टेंट आपका 2 ग्राम हो गया तो हाफ लाइफ पीरियड आपका 20 मिनट हो जाएगा, और रिएक्टेंट अगर आपका 5 ग्राम हो गया तो हाफ लाइफ पीरियड 5 मिनट हो जाएगा। मतलब आपका रिएक्टेंट इनिशियल जितना होगा उसी के हिसाब से आपका हाफ लाइफ पीरियड भी चेंज हो जाएगा, मतलब वह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया थर्ड जो मेथड हमको पढ़ना था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, दैट इज द इंटीग्रल रेट लॉ मेथड। इंटीग्रल रेट लॉ मेथड हमको किसके किसके लिए पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए। तो मैंने जीरो ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पर मैंने बताया आपको ये किसके लिए है इंटीग्रल इक्वेशन, जीरो ऑर्डर के लिए, ओके। और ये ग्राफ किसका है, जीरो ऑर्डर का है। जीरो ऑर्डर का ग्राफ है टी हाफ और A0 के बीच में। और ये जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला। ये क्या था, ये आपका था फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला। तो आपको इंटीग्रल ये इक्वेशन पता होना चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए, हाफ लाइफ का फार्मूला पता होना चाहिए, जीरो ऑर्डर के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। डेरिवेशन आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए और उसमें क्या क्या टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, ओके। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ये सारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बता दिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ओके। फर्स्ट ऑर्डर पे, हाफ लाइफ पे, और जो मैंने उसका इम्पोर्टेंस बताया था, प्रूफ करना और एक पर्टिकुलर टाइम में कितना रिएक्शन, कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगा ये पता करना, या एक पर्टिकुलर परसेंट कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा ये पता करना, कार्बन डेटिंग करना, एज ऑफ फॉसिल निकालना। तो इन सब पे न्यूमेरिकल्स है आपके बुक में। तो मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैंने सारा आपको जो ग्राफिकल मेथड पहले पढ़ा दिया था, आज मैंने आपको इनिशियल रेट लॉ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना और इंटीग्रल रेट लॉ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का वो बताया, टी हाफ का फार्मूला कैसे डिराइव होता है वो बताया। तो आपको ये फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फार्मूला एकदम पर्टिकुलर याद होना चाहिए, उसका मीनिंग, उसका टर्म पता होना चाहिए। सिंबल के चक्कर में नहीं फंसना है, सिंबल आप कुछ भी दे सकते हैं, उसका मीनिंग आपको मेनली पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब इंटीग्रल रेट लॉ मेथड पर बेस्ड हम पर्टिकुलर एक लेक्चर उसी पर देंगे जिसमें उसके सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इसलिए आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना है, क्योंकि जब उस दिन हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ डिराइव करके और ये सब चीज़ें आपको रिकॉल नहीं कराएंगे। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो फिर नेक्स्ट टर्न पे हम इस पे न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बताएंगे, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।